गुड मॉर्निंग इंडिया में हूं आपके साथ आरजू साईं। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। इस मामले में पत्रकार एन राम, प्रशांत भूषण, TMC सांसद महुआ मोइत्रा के अलावा वकील ML शर्मा ने याचिका दाखिल कर बैन को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक करार दिया। वकील ने डॉक्यूमेंट्री में दिए गए सबूतों के आधार पर एक SIT के जरिए जांच कराकर गुजरात दंगों के दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। दूसरी तरफ हिंदू सेना ने भी याचिका दायर की है। भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC के कामकाज पर रोक लगाने की, BBC पर भारत में बैन लगाने की मांग की गई है। तो इन दोनों ही पक्षों की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उधर संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। सरकार को घेरने के लिए आज भी विपक्षी दलों के सदन में नेताओं की एक बैठक बुलाई गई है। ये बैठक राज्यसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई। इससे पहले कल संसद में जमकर हंगामा हुआ था। कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। हंगामे की वजह से दोनों सदनों को पहले 2 बजे तक और फिर लोकसभा को शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने अदानी समूह से जुड़ी हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। साथ ही विपक्ष ने सीमा पर चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने आम बजट की खास बातों को देश भर में आम लोगों तक सरल शब्दों में पहुंचाने के लिए पूरे पार्टी संगठन को झोंकने का फैसला किया है। इसके लिए बीजेपी के सभी सांसदों की आज बैठक बुलाई गई है। बजट के मुख्य बातों के बारे में वित्त मंत्री बताएंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्रियों के 3 समूह बनाए हैं। मंत्रियों के पहले समूह के साथ JP नड्डा ने बैठक की। पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर इन समूह में शामिल हैं। गजेंद्र शेखावत, अर्जुन मुंडा, प्रहलाद जोशी, J किशन रेड्डी भी शामिल हैं। तो दूसरे समूह में स्मृति ईरानी है, पुरुषोत्तम रूपाला है, पशुपति पारस शामिल हैं। सभी मंत्री बजट प्रचार के लिए देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लोगों को आम भाषा में यानी कि आसान भाषा में बजट की खास बातें समझाएंगे। जिस तरीके से माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा किया, वो न केवल एक कार्यक्रम, एक स्कीम के नाते, बल्कि इस योजना को भावनात्मक तरीके से जोड़ करके कि ट्राइबल के इश्यूज, ट्राइबल के प्रॉब्लम्स जो पिछले वर्षों से लगातार जिसे लेकर पूरा ट्राइबल एरिया, चाहे वो हेल्थ के मामले में हो, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, उसका लाभ अच्छा मिला है। लेकिन अब इंडिविजुअली ट्राइबल के जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करने के लिए, जैसे हेल्थ में, कि सबका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, हेल्थ फॉर ऑल। देश की जेलों का हाल किसी से छिपा नहीं है। उनमें बंद विचाराधीन कैदियों की हालत तो और बदतर है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर ऐसे कैदी हैं जो इतने गरीब हैं कि अपनी जमानत के पैसे तक नहीं चुका पाते। लेकिन अब उनके हालात सुधरने की उम्मीद जगी है। ये नजारा बिहार की राजधानी पटना की जेल का है। जेल में बंद अपनों से मुलाकात के लिए देश की हर जेल के बाहर रोज यही तस्वीर देखने को मिल जाती है। लेकिन देश की जेलों में हजारों ऐसे कैदी भी हैं जिनके पास जमानत या जुर्माना भरने के पैसे नहीं, ना ही उनकी कोई सुनता है। हम अंडा बेचते हैं सर, हम लोग अपने ही गरीब है सर। हम लोग भाई हमारा घूम रहा था चरमुहानी है सर जी, उसी चरमुहानी के पास 10 गो 12 गो लेकर बैठे रहता है। दौड़ दुकान है, उसी जगह अबकारी वाला 4 गाड़ी गए, बस दारू पी लिया है, बस बलजोरी बैठा लिया, बैठा के लगा चला गया 15 बगीचा गया। हम लोग गए कि सर नहीं पी लेते, कि जाता है कि नहीं जाता है, भागो यहाँ से। भगा के सवेरे पहर चलान हो गया। गांधी मैदान लेके आए, गांधी मैदान हम लोग कहे कि नहीं, बेचने वाला में नाम सरजी दे दी। देश भर की जेलें अपनी क्षमता से ज्यादा कैदियों का बोझ ढो रही हैं।
देश में कुल 1306 जेल हैं। इनमें 5,87,891 लोग बंद हैं, जबकि इनकी क्षमता करीब 4,85,000 है। अकेले यूपी में 1,15,000 जबकि बिहार में 64,000 कैदी बंद हैं। इनमें से 70% कैदी विचाराधीन हैं। केंद्र सरकार का अलग फंड बनाने का जो कदम है वो निश्चित ही जेल में बंद कैदियों के काम आएगा, जो अपनी वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और अपना जुर्माना नहीं भर सकते और जिनके मित्र और रिश्तेदार उनके साथ नहीं खड़े होते। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी गरीब और लाचार लोगों के लिए कदम उठाते हुए जमानत के नियमों पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की है। दरअसल न्यायपालिका और सरकार ने ये मुहिम संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्मिक भाषण के बाद शुरू की है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। अब जानते हैं वहाँ के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या दफा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद जो भी अपना यूटेंसिल और खत्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि देश के किसी भी नागरिक को जमानत या जुर्माना ना भर सकने पर जेल में कैद होकर नहीं रहना पड़ेगा। ये वो तबका जिस पर कभी किसी की तवज्जो नहीं गई, लेकिन राष्ट्रपति की भावुक अपील के बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों झकझोर गए हैं और अब ये फैसला ऐसे लोगों के लिए एक नई आस लेकर आया है। पटना से मनीष कुमार के साथ दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। इस साल बजट में 320 करोड़ से ज्यादा की रकम महिला सुरक्षा के लिए रखी गई है, पिछले साल से 60% ज्यादा। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के मोर्चे पर क्या काम हो रहा है, इसका जायजा लिया हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने। तुम लोगों को पता है कि क्या नंबर है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्या नंबर डायल करना है? एक तो 100 नंबर डायल करना है। 100 अब खत्म हो गया, अब 112 हो गया है। अब 112, ओके। अब याद रहेगा कि 112 नंबर पे हमें कॉल करना है। क्या कहेंगी, आपको पता है कौन से नंबर्स में डायल करना है? जब एंटी स्टॉकिंग हेल्पलाइन का क्या नंबर है? दिल्ली की इन लड़कियों को नहीं मालूम कि किसी मुसीबत में वे किस नंबर से संपर्क कर सकती हैं। अब ये नंबर याद रहेगा? यस मैम, मैंने लिख लिया, आज मैं इसको याद करूंगी और अपनी फ्रेंडों को भी फॉरवर्ड करूंगी ये नंबर। यही वजह है कि महिला सुरक्षा में इस बार ज्यादा फोकस इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम पर है। इस बजट में 321 करोड़ रुपए महिला सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों को दिए गए हैं और इनमें से 221 करोड़ रुपए रिस्पांस सिस्टम्स के लिए यानी हेल्पलाइन नंबर्स और क्राइम ट्रैकिंग सिस्टम आदि के लिए है। पिछले साल 136 करोड़ में से इसके लिए सिर्फ 36 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अभी और टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया कि सीसीटीवी कैमरा लगेगा, ट्रैकिंग होगी कहाँ पे, तो वो एक्चुअली लाइफ में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ओला वगैरह की जब से मैं देख रही हूँ कि हम लोगों को ऑफिशियल टूर पे कभी जाना होता है, फ्लाइट का और टाइम होता है, निकलना होता है, अगर ट्रैकिंग नहीं होती तो बहुत प्रॉब्लम होता। वैसे महिलाओं का कहना है कि महिला सुरक्षा को लेकर कई तरह के कानून, नीतियां और कार्यक्रम हैं, लेकिन वो तब अमल पर आते हैं जब हिंसा हो चुकी होती है। ये भी वजह है कि इस बार ज्यादा जोर कैमरा ट्रैकिंग सिस्टम्स और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम्स पर दिया गया है। अभी भी लोगों का कहना है कि जो कंप्लेंट नंबर्स हैं, जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, बेशक से वो उनके ऊपर कॉल करते हो, लेकिन रिस्पांस जो टाइम है वो अभी इतना सही नहीं है, उसे और कम करने की जरूरत है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। खबर गुरुग्राम से है, जहां से एक वीडियो सामने आया है। कार ने बाइक को 4 किलोमीटर तक घसीटा, सड़कों पर चिंगारियां उठती रही, लेकिन
कार सवार नहीं रुका, वो कार को दौड़ाता रहा। ये सेक्टर 62 से तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए, बाइक सवार 2 युवकों को पहले टक्कर मारी। बुधवार रात करीब 11:30 बजे की ये वारदात है। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार सड़क पर गिर गए, लेकिन बाइक को ये कार सवार घसीटता रहा। बाल बाल इन 2 युवकों की जान बची है, नहीं तो जान नहीं बचती। जिस तरह से ये कार सवार इस बाइक को करीब 4 किलोमीटर तक घसीटता रहा। आप देख सकते हैं, सड़क पर चिंगारियां उठ रही हैं, लेकिन कार सवार रुकने का नाम नहीं ले रहा, बाइक को घसीटता रहा। और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकार गरीबों के लिए मुफ्त राशन का खूब ढिंडोरा पीट रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में पहले धान और अब गेहूं में रेत मिलाने का वीडियो सामने आया। अब इस मामले में पुलिस आधा दर्जन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर चुकी है। अनुराग द्वारे की रिपोर्ट देखिए। ये ट्रैक्टर है, इसमें रेत है, ये गेहूं है और यहाँ मिलावट हो रही है। सतना के रामपुर बघेलन तहसील के बांधा गांव में साइलो है, जहां समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं का भंडारण किया गया था। यहां गेहूं में रेत और मिट्टी मिलाकर उसका वजन बढ़ाने का खेल चल रहा था। साइलो बैग में बतौर ऑपरेटर काम करने वाले आयुष पांडे को जब बर्खास्त किया गया तो उसने ही ये वीडियो वायरल किया। वहीं कंपनी के मैनेजर ने कहा उनके यहाँ मिलावट नहीं होती। बैग खोलने के बाद इसमें 30 कुंटल 40 कुंटल मिट्टी पर डे डाली जाती है। पर डे? जी, पर डे, हर एक बैग में। तुम क्या थे यहाँ पे स्टाफ? मैं स्टाफ में था सर, कंप्यूटर ऑपरेटर था। सर मैं वार्न किया था ना सर, 2 बार 3 बार अधिकारी से बोला, मैं कंपनी के ऊपर अधिकारी से बात किया, वो बोले 10 दिन का टाइम दो, मैं एक्शन लूंगा। अब वो 10 दिन बाद फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं। जो भी काम हो रहा है पूरा एफसीक्यू के आधार पे हम ले रहे हैं, लेकिन वही एफसीक्यू के आधार पे एफसीआई को वापस रिटर्न परिधान कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पिछले यहाँ से 3 महीने से काम चल रहा है, लगभग हमने 2,90,000 क्विंटल दे दिया। आज तक कभी कोई ऐसी शिकायत आई नहीं, लेकिन हो सकता है किसी ने कुछ किया हो, लेकिन मैं भी पिछले 15 दिन से छुट्टी पे था। कोई कुछ भी कर सकता है सर। आरोप है कि एक बैग में 40 किलो तक मिलावट हो रही थी। प्राथमिक जांच के बाद आरोप लगाने वाले, सफाई देने वाले समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। विभागीय तौर पर उनके द्वारा जांच की गई थी, प्रारंभिक जांच, और प्रारंभिक जांच में जो बात सामने आई उसके आधार पर 6 आरोपीगण हैं। ये ज्योति प्रसाद जो साइलो के मैनेजर हैं वो, और कर्मचारीगण आयुष पांडे, महेश नामदेव, गिरीश पांडे, ज्ञानंद कुशवाहा, पुष्पन पांडे, इन 6 आरोपियों के विरुद्ध थाना रामपुर बघेलान में धारा 420 और 417 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 77/23 दर्ज किया गया है। जनवरी में सतना जिले में ही धान की बोरियों में बड़े बड़े पत्थरों की तस्वीर सामने आई थी। बताया गया कि 15,000 से ज्यादा बोरियों में रखा 6,200 क्विंटल से ज्यादा धान अमानक था, जिसमें भर भर कर मिट्टी, बालू, पत्थर रखा गया था। सरकार कह रही है वो दोषियों पर कार्रवाई कर रही है। आपने गरीब कल्याण योजना की बात की, सतना जैसी तस्वीरें आ रही है जहां गेहूं में रेत या रेत में गेहूं समझ में नहीं आ रहा है। और वो लोग पकड़ लिए जाते हैं, कहीं समझ में आता है तो तुरंत पकड़ते हैं। गरीबों के नाम पर विज्ञापनों में दिखने वाला राशन खूब साफ दिखता है, लेकिन असलियत इन बोरियों में है। वैसे दुकानदार और गरीब ग्राहक दोनों की मजबूरी है इसे साफ बताना। कुछ साफ साफ सच भी बोल देते हैं। अच्छा ही मिल रहा है सर, अच्छा ही मिल रहा है, साफ सुथरा मिल रहा है और राशन कार्ड अच्छा ही मिल रहा है। झूठ क्यों बोलेंगे? खाने का मिल रहा है तो वही खा रहे, क्या कर सकते हैं? क्या खाएंगे? नहीं मिलेगा तो यही मिल रहा है, अच्छा ही मिल रहा है। सप्लाई एकदम अच्छी आ रही, गेहूँ भी साफ है, चावल भी साफ है, कोई मिलावट नहीं है, अच्छा खाद्यान्न आ रहा है। खराब तो आ रहा गल्ला उसमें, क्या खराबी? और उसमें पूरा घुना हुआ गेहूं दिए, उसमें पूरा घुना आएगा, पूरे कीड़े रेंग रहा है उसमें गेहूं में। सतना के साइलों में पिछले 2 साल में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 7 लाख क्विंटल गेहूं का भंडारण किया गया था, जिसमें से करीब 3 लाख क्विंटल दूसरे जिलों समेत बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में भी भेजा गया। लेकिन आखिर गरीबों के निवाले की क्वालिटी देखने की फुर्सत है तो किसे। गरीबों को 2023 तक मुफ्त अनाज की योजना का खूब बखान हो रहा है, ये सुर्खियों में है। लेकिन मध्य प्रदेश समेत देश के कई बड़े राज्यों में 2 खामियां सामने आ रही हैं। एक तो गरीबों को
गेहूं कम और चावल ज़्यादा दिया जा रहा है और कई जगहों से शिकायत आ रही है कि गेहूं चावल के साथ दूसरे खाद्यान्नों में भी खूब मिलावट हो रही है। सतना से अपने सहयोगी ज्ञान शुक्ला और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कुछ खिलाड़ी इस कदर जीनियस होते हैं और उनका इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि फैंस, पत्रकार सबको उनकी आदत सी पड़ जाती है। सानिया मिर्जा की भी 2 दशक से ज्यादा वक्त तक उन्होंने जिस स्टारडम के साथ खेला, सबको आदत पड़ गई और सानिया मिर्जा इस वक्त हमारे साथ हैं। सानिया, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और उसी बात से शुरुआत करते हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में आप फाइनल तक पहुंची और उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीफानी ने कहा कि ब्राजील की लड़कियां आपसे मोटिवेटेड है। कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये आपके लिए और कितनी बड़ी बात है ये? आई फेल्ट वेरी ग्रेटफुल ऑब्वियसली, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है कि कोई दूसरे देश के जो लोग हैं वो भी आपसे अगर इंस्पायर हो रहे हैं और मोटिवेट हो रहे हैं, तो आई फेल्ट एक्सट्रीमली हम्बल्ड एट दैट मोमेंट एंड यू नो मेरे लिए ऑब्वियसली वो बहुत स्पेशल मोमेंट था। उस मंच पे फाइनल में रहना, मेरे आखिरी ग्रैंड स्लैम फाइनल खेलना मेरे लिए एक ख्वाब था एंड it was amazing that I was able to be there and I felt so amazing and humbled that she said that. सानिया, आपको थोड़ी शुरुआत में ले चलता हूं। 2002 की बात है, नेशनल गेम्स आप खेल रही थी, सीढ़ियों पे खड़ी थी और उसके बाद एफ्रो एशियन गेम्स भी जहां पे आपने गोल्ड जीते काफी, और मैंने आपसे वहां पे बातचीत की थी। तब जो आपका एटीट्यूड था और अभी आप 36 साल की हो गई हैं, 6 ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद भी एटीट्यूड में कोई फर्क नहीं आया, ये बड़े कमाल की बात है। I think एटीट्यूड ही मतलब is everything, right? You have to believe कि आप चैंपियन मेंटालिटी जिसको कहते हैं, you have to believe you are the best, you have to believe that you are better than the rest and you have to believe in your ability. And I think वो चीज मैं जब छोटी थी मेरे पास उस टाइम पे भी वो बिलीव था और obviously आज भी वो बिलीव है। सानिया, आपको एक और बड़े मैच की याद दिलाता हूं। एशियन गेम्स था 2002 या 2006 दोहा या 2010 ग्वांगझोउ का था, जहां आप सिल्वर जीती थी और मुझे याद है रेफरी ने एक गलत फैसला दे दिया था और आपके हाथ से गोल्ड निकल गया था। लेकिन बाद में हम साथ बैठे थे और आपने कहा था कि उन्होंने आपसे माफी मांगी, लेकिन आपने इसको लेकर बहुत रकस या बहुत शोर शराबा क्रिएट नहीं किया और जो आपने मैग्नानिमिटी दिखाई वो आपके कैरेक्टर को भी डिफाइन करता है। ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किसी चीज को भूल जाना, आगे निकलना? आई थिंक मुझे हमेशा सिखाया गया है कि आपको अपने एथिक्स और मैनर्स और वैल्यूज नहीं भूलने चाहिए इन एनी मोमेंट एंड इवन इफ दैट मोमेंट इज इन डिस्ट्रेस। तो आई थिंक कि मेरे लिए आई वुड टेल समबडी, अगर मुझे कुछ ऐसे लगता है, आई वुड टेल समबडी माय पीस, बट देन आई वुड मूव ऑन, आई वुड नॉट होल्ड इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन एंड वी ऑल मेक मिस्टेक्स। तो मेरे लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मुझे बस ये पता है कि दैट्स नॉट रियली इन माई कंट्रोल। मेरे कंट्रोल में क्या है कि मैं 100% अपना कोर्ट पे दूं एंड आई ट्राई एंड विन, and that the winning is not in my control, but the giving my 100% is in my control. So मैं बस I only try and control that. Outside of that, I think things are not really always in your control. सानिया, आप एक चैंपियन खिलाड़ी हैं, लेकिन आपको एक मैच याद दिलाता हूं ओलंपिक्स का। उस वक्त हम भी वहां कवर कर रहे थे और आप मैच में मेडल के बहुत करीब पहुंची और वो हाथ से जब निकला बहुत आप भावुक हुई और हम लोग भी, हम सब के लिए एक झटके जैसी बात थी। क्या ये कहें कि ये आपके लाइफ का, आपके जो कोर्ट है मैच का, वो सबसे टफेस्ट मोमेंट था? डेफिनेटली मेरे प्लेइंग करियर का वो सबसे टफेस्ट मोमेंट था। आई थिंक वो आज भी वो मुझे हॉन्ट करता है वो मोमेंट एंड आई रियली डोंट इवन वांट टू, एक्चुअली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको विजिट ना करूं, क्योंकि मुझे आज भी रोना आता है उस मोमेंट को सोच के। तो इट वाज डेफिनेटली वन ऑफ नहीं, प्रोबेबली द टफेस्ट मोमेंट ऑफ माय करियर। चलिए, आपको ओलंपिक्स से आगे ले चलते हैं, फिर उस मोमेंट को नहीं याद करवाते हैं। लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन में फाइनल में देखा, कहीं लगा नहीं कि सानिया का करियर अपने ढलान पे है, लेकिन आप अपने बॉडी को बेहतर जानती हैं।
लेकिन इन सब के बीच में ये फैसला लेना जाहिर तौर पे बेहद टफ था। आपने अपने, जैसा आपने बताया कि आप अपने बॉडी, अपने जो अपनी जो फिजिकल फिटनेस है, इन सब को देखते हुए ये फैसला लिया है। फैसला तो हमेशा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं हर फैसला अपने टर्म्स पे लूं। और आप मुझे क्योंकि इतने साल से जानते हैं, आप ये जानते हैं मेरे बारे में कि आई लाइक टू लिव लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स एंड आई वांट टू लीव द गेम व्हेन आई एम ऑन द टॉप। मैं नहीं छोड़ना चाहती जब मैं बॉटम पे हूँ। जो इट्स वेरी इजी टू डू दैट, लेकिन आई वांट टू लीव द गेम ऑन द टॉप। आई वांट पीपल टू रिमेम्बर दैट आई was playing well and I always played well। मुझे ये it's very important for me कि लोग मुझे पूछे कि आप क्यों रोक रहे हैं बनिस्बत कि आप कब रोक रही हैं खेलना। तो for me that's why and not just that, मेरी body भी is very it's in pain all the time। मतलब मेरे elbow में pain है, मेरे knees में pain है, मेरे calves में pain है, and मुझे पता है कि what is taking out of me to play and compete at this level and to be at this level where I'm still able to play a final of a Grand Slam। लेकिन मुझे पता है, and I don't think कि I have that mental and emotional and physical capacity to put in that work day in and day out to maintain that level। and if I'm not able to maintain the top level, मैं नहीं खेलना चाहती, so it's a very thought over decision, and I do want to spend more time with my son। I want to be a mother। I want to I want to be able to be there for him। बिल्कुल, अभी मेरी आपके पिताजी से लगातार बातचीत होती रहती है और आपकी मदर से बातचीत होती है। अभी ऑस्ट्रेलिया में आपके फादर 18 घंटे काम कर रहे थे, कभी टैक्स का, आपका लॉजिस्टिक्स, ये बहुत सारा जो टीम वर्क एक होता है। आपकी मदर बीमार थी, आप एक टूर्नामेंट खेल रही थी, आपके बेटे को विंबलडन में मुश्किल से एंट्री मिली। ये सारा जो एक टीम वर्क है, जब बिना टीम के, मतलब चाहे ये इंडिविजुअल सामने आकर चमकता है, लेकिन जब तक अच्छी टीम नहीं हो यहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। ये जरूर मानेंगे सानिया आप? नहीं, एक्चुअली टेनिस इंडिविजुअल गेम सिर्फ उस 2-3 घंटे के लिए होती है जब आप कोर्ट पे होते हैं। आउटसाइड ऑफ दैट टेनिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट टीम गेम्स, क्योंकि आपकी अगर टीम नहीं हो, ये सॉलिड, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी कोचिंग स्टाफ, आपके फिजियोज, आपके मेंटल कोचेस, अगर ये आपके साथ नहीं हो तो प्लेयर कुछ है ही नहीं। तो वट एवर यू आर बिकॉज एंड विथ योर टीम, यू आर नॉट इंडिविजुअली। चलिए, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। आपको 2 टूर्नामेंट अभी और खेलना है, बहुत सारे इंटरव्यूज आपको करने हैं, लेकिन जब आप करियर के उस मोमेंट पे हैं जहां आप टेनिस को अलविदा कहेंगी, आप कौन से वो 1-2 मैच हैं या जो 1-2 मोमेंट है जिसको आप याद करना चाहेंगी, जिसको आप चाहेंगी कि यंगर जनरेशन है उसको याद करे? क्योंकि आपके बाद भारतीय टेनिस का फील्ड बहुत ही वैकेंट लगता है, खाली खाली सा लगता है। कौन से वो मोमेंट है जिसको आप भी रिलीज करती हैं और आप चाहती हैं कि फैंस कम से कम मोटिवेट होकर वहां तक बढ़े? आई थिंक जो 2 मोमेंट्स ऐसे हैं जब 2015 में मैं विंबलडन जीती थी मार्टिना के साथ, और जब 2015 अप्रैल 12 को मैं नंबर 1 इन द वर्ल्ड हुई थी। आई थिंक ये जो 2 मोमेंट्स है ये बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आप बहुत कम लोग ये कह सकते हैं कि आप दुनिया में नंबर 1 में है जो चीज आप, मतलब इन समथिंग दैट यू डू। एंड जो विंबलडन था वो तो बिल्कुल ही, मतलब वी वर डाउन एंड आउट इन द मैच एंड द वे दैट वी वन। आज तक लोग मुझे कहते हैं जब मिलते हैं कि दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट women's doubles matches we've ever seen at Wimbledon। So for me these 2 moments really do stand out। थैंक यू सो वेरी मच सानिया, हमसे बातचीत करने के लिए। आप ऐसे ही रहें और जो आपका एटीट्यूड है उसको कायम रखें, और आप जो भी करेंगी जरूर शाइन करेंगी। इसी तरह से आप बने रहें, चाहे टेनिस के फील्ड में या बाहर आप जो भी करती हैं लगातार शाइन करें। और टेनिस भी जरूर चाहेगा किसी न किसी तरीके से आपसे और बहुत कुछ हासिल करना, ताकि भारतीय टेनिस की एक नई जो जनरेशन है वो तैयार हो। थैंक यू सो वेरी मच हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।
देश के सबसे अमीर रेस इंडियन डर्बी के लिए अब तैयारियां जोरों पर हैं। रविवार को मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में ये इंडियन डर्बी खेला जाएगा। इसके लिए करीब 2 करोड़ रुपए की इनाम राशि तय की गई है। रिपोर्ट देखिए। घंटों तक रेसिंग ट्रैक में प्रैक्टिस करने के बाद अब ये घोड़े स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। इन घोड़ों की तैयारी रविवार से मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में होने वाली इंडियन डर्बी के लिए की जा रही है। घोड़ों के साथ ही देश भर में कई खिताब जीतने वाले उनके जॉकी की भी प्रैक्टिस जारी है। मैं 1000 रेस जीता हूँ अब तक। ये तो सबका ड्रीम रहता है इंडियन डर्बी जीतने का, और ये सबसे इंडिया का सबसे बेस्ट बड़ा रेस है, और उसमें से मेरा भी चाइल्डहुड ड्रीम था जॉकी बनने का और इंडियन डर्बी जीतने का। और अभी ये प्लेटफॉर्म पे मैं पहुंच गया हूँ कि मैं इंडियन डर्बी का बेस्ट पिक, जो फर्स्ट 4 पिक जो रहते बेस्ट घोड़े, उसमें से मैं पिक कर सकता हूँ। तो उसमें से एक घोड़ा है वंसुगो ब्लैक। मैं तो एटलीस्ट 22 ईयर्स से वेट कर रहा हूँ कि कब मुझे चांस मिले रेस जीतने का। बस सो ये एक प्रेस्टिजियस रेस है, और जो भी जॉकी ये रेस जीतता है या ट्रेनर या ओनर, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि उनका लाइफ का एक अचीवमेंट होता है। करीब 2 करोड़ रुपए के इनाम वाली इस रेस में 19 प्रीमियम घोड़े हिस्सा लेंगे। जॉकी के साथ ही ट्रेनर भी दिन रात रेस की तैयारी में जुटे रहते हैं। पार्वती ब्याराम जी इस साल के इंडियन डर्बी में हिस्सा लेने वाली अकेली महिला ट्रेनर हैं। All the horses that are here have earned their right to be. यहाँ पर जितने घोड़े हिस्सा लेने वाले हैं वो बहुत कुछ साबित कर यहाँ पहुँचे हैं। हर एक सुपरस्टार है। कई घोड़े रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। यहाँ एक लंबी रेस है करीब 2400 मीटर की। आपको अपने घोड़े को इस दूरी को तय करने के लिए तैयार करना पड़ता है। आपको ये भी देखना होता है कि घोड़े और जॉकी दोनों ही सही रहें और आप जीतने की कोशिश कर सकते हैं। It is a 2400 meter race, so you have to train your horse to be able to stay. इंडियन डर्बी का आयोजन पिछले कुछ दिनों से विवाद में रही मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में हो रहा है, जिसे यहां से करीब 35 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने की बात की जा रही है। करीब 29 डर्बी जीत चुके पूर्व भारतीय जॉकी चैंपियन पेसी श्रॉफ को उम्मीद है कि इस जगह के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। पेसी श्रॉफ के 2 घोड़े इस डर्बी में हिस्सा ले रहे हैं। इंडियन डर्बी इज लाइक हम सभी के लिए ये डर्बी एक ओलंपिक की तरह है। मुंबई रेस कोर्स हर किसी के लिए खुला हुआ है। ये एक ओपन स्पेस है। मुंबईकर यहाँ आते हैं और घोड़ों को भी देखते हैं। हर मुंबईकर के लिए ये जगह खास है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जगह ऐसे ही रहे। People come for free, they enjoy the open spaces. करीब 2 करोड़ रुपए के इनामी भारतीय डर्बी का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। रविवार के दिन प्रीमियम घोड़े और उनके कुशल जॉकी इसी महालक्ष्मी रेस कोर्स के मैदान पर उतरेंगे और उनका उद्देश्य होगा इस भारतीय डर्बी को जीतना। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। उधर लद्दाख को संविधान के 6ठे शेड्यूल में विशेष दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन करने वालों में सोनम वांगचुक भी शामिल हुए, जिन्होंने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने के फैसले का पहले स्वागत किया था। 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने पर जश्न मनाने वाला लद्दाख अब सीधे केंद्रीय हुकूमत के खिलाफ चला गया है। अब राज्य के दर्जे और संविधान के 6ठे शेड्यूल में विशेष दर्जे की मांग है। मेरे प्यारे प्रधानमंत्री, लद्दाख की पहचान और प्रयोगकर्ता सोनम वांगचुक ने 2019 में प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया था, लेकिन अब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हिस्से के तौर पर वो बेहतर थे। आज मजबूर हूं, सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा कहूंगा कि इस यूटी, आज के यूटी से तो हम जम्मू कश्मीर में ही बेहतर थे। मंगलवार को वांगचुक ने अपने 5 दिन का उपवास तोड़ा, जबकि लद्दाख में हजारों लोग अलग राज्यों की मांग के साथ उठ खड़े हुए हैं। बौद्ध वर्चस्व वाले लेह और मुस्लिम बहुल कारगिल के नेताओं ने एक गठजोड़ बनाकर अलग राज्य और विशेष दर्जे की मांग की है। इस मुद्दे पर बीते महीने इस गठजोड़ ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति का हिस्सा होने से इनकार कर दिया था। ऑल्दो भारत सरकार ने गृह राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है जो इन मुद्दों को देखेगी। आगे देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो मांगों में बदलाव देखने को मिला है वो खत्म होगा।
wonderful. लद्दाख के नेता कहते हैं कि लद्दाख में असंतोष बढ़ रहा है। केंद्र के साथ बस राज्य और छठी अनुसूची पर बात हो सकती है। डायलॉग रिजल्ट ओरिएंटेड होना जरूरी है। तो लद्दाख में जो रिजेंटमेंट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम चाहते हैं सरकार लद्दाख के लोगों के ग्रीवेंसेस को सुने, रिजेंटमेंट्स को सुने। बीते 3 साल में बीजेपी के लद्दाख प्रमुख चेरांग दोरजे सहित कई नेता अपनी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। यहाँ मोह भंग गहरा रहा है। पटना में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने मुख्य सचिव स्तर के चर्चित अधिकारी के पाठक के खिलाफ गाली गलौज करने का मामला दर्ज कराया। गाली देते हुए के पाठक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार की रिपोर्ट देखिए। बुधवार शाम से बिहार के मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव के पाठक का ये वीडियो वायरल है। ये दिसंबर के दूसरे हफ्ते का बताया जा रहा है। के पाठक अपने मातहत अधिकारियों को न केवल अपशब्द कर रहे हैं बल्कि उनके साथ गाली गलौज भी कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने पटना के सचिवालय थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई। कल हम लोग को 7:30 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो मिला, जिसमें वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वो बिहार वासियों, पूरे बिहार वासियों की अस्मिता और बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों पर उन्होंने अपने बयान से चोट किया था। और न केवल चोट बल्कि बहुत ही सड़क छाप भाषा में वो जो है सो गाली दे रहे थे। ये उनकी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है राज्य के पदाधिकारियों के प्रति। शिकायत है कि भाषा के सदस्यों के वो गाली गलौज अपमानजनक शब्द का प्रयोग किए हैं। यही लिखित आवेदन। तो आगे इसमें क्या कार्रवाई करेंगे आप? जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम। देखिए, जहाँ तक मैं के पाठक को जानता हूँ तो वो एक ईमानदार और डायनेमिक ऑफिसर है, लेकिन ये भी उचित नहीं है कि ईमानदारी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को अपमानित करें। तो ऐसे लोगों को, इतने बड़े और जिम्मेवार पद पर रहने वाले लोगों को इस विषय में ज़रूर ये सोचना चाहिए कि शब्दों का इस्तेमाल कैसे हो, क्यों हो और किन परिस्थितियों में क्या हो। हालांकि इस घटना के बाद पाठक ने एनडीटीवी से बातचीत में इस बात से इनकार नहीं किया कि उन्होंने गाली नहीं दी है और साथ ही साथ खेद भी जताया। लेकिन उन्होंने कुछ प्रशिक्षु अधिकारियों पर अन्य सेवाओं के लोगों के साथ खान पान में भेदभाव करने का आरोप लगाया। लेकिन उनके मंत्री कहते हैं कार्रवाई तो होगी। इस वीडियो के बारे में मैंने सुना है, वायरल हुआ है। मुझे ऑफिस जाने दीजिए, देखने दीजिए और जो इस संबंध में जो भी इंक्वायरी इत्यादि जो भी करना होगा, जो भी उचित कार्रवाई करनी होगी। निश्चित रूप से विवादों में रहने वाले ईमानदार छवि के पाठक ने इस बार गाली गलौज कर अपने खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को मजबूर किया है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। खबर गुरुग्राम से है, जहां से खौफनाक वीडियो सामने आया है। एक कार ने बाइक को 4 किलोमीटर तक घसीटा है। तस्वीरें आप देखिए। सड़कों पर चिंगारियां उठती रही लेकिन कार सवार रुका नहीं, वो बाइक को घसीटता रहा। ये घटना सेक्टर 62 में हुई। बाइक सवार 2 युवकों को एक कार ने टक्कर मारी, जिसके बाद वो बाइक को घसीटता हुआ आगे बढ़ गया। बुधवार रात को करीब 11:30 बजे की ये पूरी घटना है। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार सड़क पर गिर गए, लेकिन कार सवार बाइक को घसीटता रहा। करीब 4 किलोमीटर तक उसने बाइक को घसीटा है। हालांकि दोनों ही युवकों की जान बाल बाल बची है।